हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 10 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले के डेज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। तो देखिए, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कल हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास तीन फर्दर टॉपिक्स हैं आइडियोलॉजीज के अंदर, जो कि है फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म के ऊपर। ठीक है, इसमें स्पेशली गांधीज्म और फासिज्म जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म का आपको याद होगा, हमने पहले भी डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ लिंक करके फेमिनिज्म के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो होगा उसके अंदर हम फासिज्म और गांधीज्म के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एज टू किस तरीके से ये एज अ आइडियोलॉजी डेवलप हुआ है ओवर टाइम। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो जिस तरीके का अप्रोच हमने अभी तक यूज किया है उसी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, ताकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में और देन आंसर करने में आसानी हो जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है दैट फासिज्म इमर्ज्ड एज अ रेडिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन द रिजेक्शन ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। कमेंट। ठीक है, सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है जहां पर फासिज्म के ओरिजिन के बारे में पूछा जा रहा है, फासिज्म के इमर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है, जहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो फासिज्म है वो एक रेडिकल मूवमेंट है। रेडिकल मतलब एक टाइप का रेबल मूवमेंट है, मतलब कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स के अगेंस्ट में आया है। तो कौन कौन से मूवमेंट्स के अगेंस्ट में आया है? ये आया है लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इन टाइप के जितने भी मूवमेंट्स हैं इन सबको रिजेक्ट करके फासिज्म का जो कंसेप्ट है वो आगे बढ़कर आता है। राइट, तो इस चीज को हमें समझाना है। नाउ इससे पहले कि मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन अप्रोच समझाऊं, उससे पहले देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। फासिज्म का जो इमर्जेंस हुआ था, फासिज्म का जो ओरिजिन हुआ था, वो कहीं ना कहीं माना जाता था कि एक टाइप के इंटर वॉर पीरियड में हुआ था। इंटर वॉर पीरियड क्या होता है? वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, इसी टाइम में फासिज्म जो है एज अ आइडियोलॉजी डेवलप होता है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, फासिस्ट लीडर्स का मानना ये था कि जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर वन का जो मतलब हैपनिंग हुई थी, इसका मेन रीजन जो था वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट सोसाइटी जो है, इन दोनों क्लासेस के बीच का जो क्लास डिफरेंस था और इन दोनों क्लासेस के बीच का जो काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर था, उसके कारण ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ठीक है, फासिस्ट लीडर्स का ये मानना था। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि ना ही लिबरलिज्म, ना ही डेमोक्रेसी और ना ही मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो है वो किसी नेशन को पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए फासिज्म जो है एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट लेकर आता है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, फासिज्म जो है ये एक्चुअली बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब सिंपल वर्ड्स में हाइपर नेशनलिज्म, मतलब कि अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नेशन को एडवांस करने के लिए, अपने नेशन को ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए, उस पर्टिकुलर सेंस में ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है ओरिजिनेट होता है, स्पेशली इंटर वॉर पीरियड के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज, एक चीज और जो आपको समझनी है फासिस्ट से रिलेटेड, कि फासिज्म में सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब दो कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको एक्चुअली फासिस्ट लीडर्स कहा जाता है। तो दो लीडर्स हैं, एक का नाम है मुसोलिनी, मुसोलिनी जो कि डिक्टेटर थे इटली के, और दूसरे का नाम है अडोल्फ हिटलर, अडोल्फ हिटलर जो कि डिक्टेटर थे जर्मनी के। ठीक है, तो ये दोनों वो प्रोपोनेंट्स हैं जिनको एक्चुअली फासिस्ट लीडर्स के जो लिस्ट है उसके अंदर रखा जाता है, और इनके आसपास ही जितने भी फासिज्म के आसपास जितने भी स्टडीज हुई हैं वो इन दोनों लीडर्स के आसपास ही होती है। ठीक है, सो आई होप आप जो बैकग्राउंड था, जो ग्राउंड वर्क था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो समझ गए कि आफ्टर ऑल फासिज्म का मेन आइडियोलॉजी क्या है, क्यों ऑरिजिनेट हुआ था, और उसका मेन जो रीजन था आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर का समझना बिटवीन लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। इस चीज को आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एज टू हाउ शुड वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको समझाना होगा और समझना होगा कि एग्जैक्टली फासिज्म है क्या। ठीक है, तो फासिज्म की मैंने आपको एक आइडियोलॉजी बताई है कि वो अल्ट्रा नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करता है। वो ये मानता है कि हाइपर नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली फासिज्म का कहना ये है कि नेशनलिज्म को अगर मुझे प्रमोट करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल की जो खुद की जो कमिटमेंट्स है, इंडिविजुअल के जो खुद के फायदे नुकसान है, उनको हमें नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लार्जर इंटरेस्ट, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किसी और चीज को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। राइट, तो ये है काइंड ऑफ फासिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब देखो, अगर आपको फासिज्म का ओरिजिनेशन जानना है, मतलब ओरिजिन जानना है, उसका इमर्जेंस जानना है, तो
तो सबसे पहले तो जैसा हमने बात की कि एक इंटर वॉर पीरियड में इमर्ज हुआ था, ठीक है, इंटर वॉर पीरियड के अंदर। इंटर वॉर का मतलब ये है वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम में फासिज्म जो है एज अ आइडियोलॉजी डेवलप होना स्टार्ट होता है। और जैसा हमने ये बात किया कि ये क्रिटिसाइज कर रहा था लिबरलिज्म को भी, डेमोक्रेसी को भी, कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स थे उनको भी ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा था, राइट। तो इस हर चीज के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो क्रिटिसाइज कर रहा था और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा था, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले ये समझिए कि फासिज्म वर्ड जो है, फासिज्म वर्ड आया कहां से। देखो फासिज्म वर्ड जो है एक वर्ड से आता है, इसका नाम है फासिया, ठीक है, फासिया। अब देखो फासिया वर्ड जो है ये एक इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड है, मतलब इटली के अंदर ये काफी ज्यादा इमर्जन था, जहां पर इटली के अंदर माना जाता था कि एक फासी वो होता है, यानी कि फासिया वो होता है जो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, बेसिकली एक पॉलिटिकल ग्रुप, मतलब बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पर्संस हैं, बहुत सारे लोग साथ में आके एक ग्रुप बनाते हैं जो कि काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। अब इसका मतलब समझिए, सीधा सा मतलब ये है जो अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, नेशनलिज्म को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उन्हें उस टाइम फासिया कहा जाता था, ठीक है। सो इटली के अंदर एक लीडर इमर्ज होते हैं जिनका नाम था मुसोलिनी, मुसोलिनी, जिसके बारे में अभी हमने बात की ऊपर यहाँ पर। देखो मुसोलिनी इमर्ज होते हैं और मुसोलिनी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं एक आर्म्ड स्क्वाड बनाऊंगा, आर्म्ड स्क्वाड बनाऊंगा, ठीक है, जो आर्म्ड स्क्वाड नेशनलिज्म की प्रोटेक्शन करेगी, मतलब हमारे कंट्री को बचाने की हेल्प करेगी, ठीक है। तो मुसोलिनी जो है इस पर्टिकुलर आर्म स्क्वाड को बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं फासिया, ठीक है, फासिया। तो यहीं से एक्चुअली ये पर्टिकुलर टर्म जो है इमर्ज होना स्टार्ट होता है, जहां पर फासिया का कंसेप्ट यहां पर फासिज्म के साथ लिंक किया जाने लगा, ठीक है। सो फासिज्म का कंसेप्ट एक्चुअली इटली के अंदर इमर्ज हुआ था, इटली के अंदर स्टार्ट हुआ था, और वहीं से एक्चुअली ये प्रोमिनेंस में धीरे धीरे जाता है, जहां पर बाद में जर्मनी के एक लीडर आएंगे एडोल्फ हिटलर, जो कि इस चीज को और ज्यादा प्रपोज करेंगे और ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और फासिज्म जो है एज अ आइडियोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फासिज्म को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमने ऑलमोस्ट एवरी सिंगल जो स्कूल ऑफ थॉट है, राइट, बीट लिबरलिज्म, बीट मार्क्सिज्म, बीट सोशलिज्म, हर एक को हमने कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश की है। तो फासिज्म को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं एज टू फासिज्म के अंदर एग्जैक्टली कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए पहली चीज तो ये समझिएगा कि फासिज्म जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि माना जाता है कि इट इज हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजी, हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजीज। इसका मतलब क्या है, हॉच पॉच का मतलब होता है जहां पर एक चीज डिस्टिंक्ट ना हो, हॉच पॉच मतलब हर चीज को आप एक ही चीज में मिक्स कर दे रहे हो, उसे कहते हैं हॉच पॉच, ठीक है। सो हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब ये है, बहुत सारे ऑथर्स का ये कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो फासिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो फासिस्ट का जो आइडियोलॉजी है वो काइंड ऑफ एक हॉच पॉच है, मतलब एक क्लियर कट आइडियोलॉजी प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जो फासिज्म है वो किस पर्टिकुलर चीज के पीछे जा रहा है, किस पर्टिकुलर चीज को वो आगे बढ़ा रहा है, राइट, ये सब चीजें हमें पता ही नहीं है। सो टेक्निकली फासिज्म जो है एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आइडियोलॉजीज। तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज दे कंबाइन, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म फासिस्ट का जो आइडियोलॉजी है वो, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए। तो जो इतनी सारी आइडियोलॉजीज हैं, जो इतने सारे इनके बिलीफ सिस्टम है, उनमें से कुछ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो फासिज्म है वो पहली बात तो फार राइट है, फार राइट, ठीक है। फार राइट मतलब टोटली प्रो गवर्नमेंट होता है, प्रो गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज वो खुद ही ऑब्वियसली गवर्नमेंट में होते हैं तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड, ये काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल को फॉलो करते हैं, अथॉरिटेरियन रूल को फॉलो करते हैं। इसी को आप फासिस्ट रूल भी कह सकते हो, मतलब कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल होता है, जो भी फासिस्ट लीडर होता है, जो कि बेसिकली टाइप का कल्ट लीडर होता है, वही पूरी तरीके से पूरे की सारे के सारे नेशन को, नेशन के इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थर्ड जो हमने बात की वो था कि वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट का मतलब क्या है कि नेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब नेशन को आगे रख करके इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल की फ्रीडम, इन सबको वैल्यू ना देते हुए सारी की सारी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म को दी जाती है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें करनी है, अथॉरिटेरियन रूल लेकर आना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि एक डिक्टेटर लीडर होना चाहिए, डिक्टेटर लीडर, और दिस डिक्टेटर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, तभी ये फासिज्म एक्चुअली ग्रो कर पाएगा, तभी ये फासिज्म एक्चुअली सर्वाइव कर पाएगा। सो जो डिक्टेटर लीडर है, जैसे हमने एग्जांपल देखा मुसोलिनी का, हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर एडोल्फ हिटलर का, राइट। तो ये सब एक्चुअली एक डिक्टेटर लीडर की तरह आगे बढ़कर आते हैं, जो कि मतलब देखो डिक्टेटर का बेसिक मीनिंग ये है कि नेशन के बिहाफ पे जितने भी डिसीजंस होंगे, all decisions will be taken by a single person and that particular person will be a dictator। मतलब कि एक पर्टिकुलर राष्ट्र के लिए, एक पर्टिकुलर देश के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सब का सब कोई एक ही पर्सन लेगा और वो पर्सन कहीं ना कहीं डिक्टेटर होगा, ठीक है। अब देखो
अगर ये पर्टिकुलर पर्सन डिक्टेटर है तो क्या उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ऑपोजिशन पार्टी हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? तो यहां पर एक और काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है इनकी, फासिज्म की। वो बोलते हैं कि अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी बनाने की कोशिश करता है तो उसको सप्रेस करो। ठीक है, सप्रेस करो। किस तरीके से सप्रेस करना है? फोर्सिबली और मिलिट्री के हेल्प से। मिलिट्री के हेल्प से, ठीक है। सो फोर्सबली और मिलिट्री के हेल्प से उस पर्टिकुलर अपोजिशन पार्टी को सप्रेस कर दो, राइट। साथ ही साथ ये सोशल हायरार्की के बारे में बात करते हैं। सोशल हायरार्की के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे शब्दों में समझे तो ये रेशियल प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। रेशियल प्योरिटी मतलब इनका कहना यह है कि जो हमारा रेस है वो सबसे ज्यादा प्योर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अडोल्फ हिटलर जब जर्मनी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि जो नाजीज है, मतलब जो खुद थे, वो सबसे ज्यादा प्योर है और जो उनके अगेंस्ट जो ज्यूज कम्युनिटी है वो इम्प्योर है। तो क्या करते हैं? नाजीज जो है ज्यूज को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कि सोशल के अंदर, मतलब सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो रेशियल प्योरिटी है उसके अंदर हम सबसे बिल्कुल टॉप पे है, राइट। और एक चीज और जिसके ऊपर एक्चुअली फासिज्म बहुत ज्यादा बिलीव करता है वो ये है कि जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, ठीक है, दे आर लेस देन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। ठीक है, दे आर लेस देन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। सो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी पर्सन के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें कुर्बान करना पड़ जाए तो दैट इज टोटली ओके, मतलब वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसको आप किसी भी तरीके से अनजस्टिफाइड ठहरा नहीं सकते। ये कुछ आइडियोलॉजीज थी जिसके अंदर हम जो फासिज्म की आइडियोलॉजी है उसको हम समझ सकते हैं। तो ये तो आपने समझा कि थ्योरी क्या है, मतलब जो हमारा फासिज्म का आइडियोलॉजी है उसके आसपास की थ्योरीज क्या है उसको आपने समझ लिया। अब हम कुछ प्रैक्टिकलिटीज को समझते हैं कि एग्जैक्टली जब इंटर वॉर जो पीरियड था उस टाइम जब ये फासिज्म एक्चुअली इमर्ज हुआ, फासिस्ट का जो आइडियोलॉजी जब इमर्ज हुआ तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन से सिचुएशंस एक्चुअली सामने आई, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आए, राइट। तो देखो, सबसे पहली चीज जो सामने आई वो ये है कि एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर इमर्ज होता है, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर। मतलब कि जब भी किसी कंट्री के अंदर फासिज्म आएगा तो सबसे पहले चीज क्या होगी, वहां पर एक बहुत स्ट्रांग लीडर इमर्ज होगा। और वो लीडर क्या करता है, वो अपने देशवासियों को ये बोलता है कि अभी तक जो भी ह्यूमिलिएशन हमारे ऊपर की गई थी, जैसे देखो अगर हम जर्मनी का एग्जांपल लें तो जर्मनी को एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करनी पड़ी थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करनी पड़ी थी जो कि 1919 में साइन की थी उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। मतलब इटली जो थी, इटली और जर्मनी, वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन हार गई थी। तो हारने के बाद यूके, यूएस, जितने भी अलाइड पावर्स थी उन लोगों ने उनके साथ एक पीस ट्रीटी किया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था जर्मनी को, इटली को, इन सबको। तो एक ऐसा लीडर इमर्ज होता है जो बोलता है कि पहली बात तो मैं तुम्हें इस ह्यूमिलिएशन से बचाऊंगा, मतलब जो बेइज्जती हमारी हो रही है इस पर्टिकुलर बेइज्जती से बचाऊंगा, ठीक है। सेकंड चीज, ये लीडर बोलते हैं कि जो भी बेइज्जती हमारी हो रही है उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब कसूरवार है, मतलब जो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हंस रहे हैं, वो कौन है? कम्युनिस्ट लीडर्स हैं और मार्क्सिस्ट लीडर्स हैं, और साथ ही साथ कैपिटलिस्ट लीडर है, मतलब कि लिबरल सोसाइटी, राइट। तो लीडर्स ये बोलते हैं कि कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म, ये तीनों ऐसी कम्युनिटीज हैं जो एक्चुअली हमें ह्यूमिलिएट कर रही हैं। तो सेकंड चीज, तो ये लीडर क्या बोलता है? लीडर प्रपोज करता है कि मैं, यानी कि आई विल सॉल्व ऑल द मिजरी। मैं प्रॉब्लम्स को, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। एंड आई नहीं, सिर्फ ओनली मी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। इसलिए कोई भी अगर अपोजिशन पार्टी आएगा तो उसको मैं हटा दूंगा, कोई और अगर इस पर्टिकुलर चीज के बीच में आएगा तो उसको भी मैं हटा दूंगा। बट द पॉइंट इज, मैं आप सबको इस पर्टिकुलर ह्यूमिलेशन से बचाऊंगा। ये आइडियोलॉजी थी जो कि एक्चुअली इंटरवॉर पीरियड के अंदर इमर्ज होती है, और इसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के इमर्जेंस को हमारे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के अंदर एक्चुअली फासिज्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली फासिज्म। आई होप आप फासिज्म का जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन उसकी हॉचपॉच ऑफ आइडियोलॉजीज थी, तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज जो उसके अंदर प्रेजेंट थी, उन आइडियोलॉजीज में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ गए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, देखो फासिज्म एक इतना ज्यादा वाइडली मतलब डिबेटेड एक टाइप का आइडियोलॉजी है कि इसके हर एक फीचर को आप एक जगह पर समराइज नहीं कर सकते। सो आपको कोशिश करनी है कि जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो कि देखो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए, उन सारे के सारे फीचर्स को एक जगह कंबाइन करना है, इन सब चीजों को आपको एक साथ रेडी करना है, एंड उसके बाद अपने एग्जामिनेशन के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेडी करना है, ठीक है। सो आई होप आप फासिज्म के जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, बिलीफ सिस्टम्स थे, उनके वैल्यू थे, वो सब चीजें आप प्रॉपर्ली समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 19th सेंचुरी जो टाइम था, उस टाइम बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई थी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, राइट। ये सारी के सारी जो आइडियोलॉजीज थी 19th सेंचुरी में आई थी। और 20th सेंचुरी यानी कि जो इंटर वॉर का जो पीरियड था स्पेशली, उस टाइम में एक जो आइडियोलॉजी आती है उसे कहते हैं हम फासिज्म, राइट।
सो पहले अगर ये बहुत सारी आइडियोलॉजीज ऑलरेडी प्रेवलेंट थी, बट उसके बावजूद एक न्यू आइडियोलॉजी अगर इमर्ज होती है एंड दैट टू इन सब के अगेंस्ट में इमर्ज होती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर न्यू आइडियोलॉजी ने इन सब की सब आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट किया था, राइट? देखो, बिकॉज अगर ये लोग इनमें से किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते तब तो न्यू आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ती ही नहीं। बट अगर एक न्यू आइडियोलॉजीज को बनाया गया है, एक न्यू आइडियोलॉजी को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों ही आइडियोलॉजी को इस आइडियोलॉजी ने यानी फासिज्म ने पहली बात तो रिजेक्ट किया था, और इसके बदले में उन्होंने अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी प्रोवाइड की थी, राइट? तो इस चीज से आप यहां पर शो कर सकते हो। और वापस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने देखो यहां पर लिंक कर दिया कि जो फासिज्म था इट वाज एक्चुअली अगेंस्ट लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। अभी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट था, ठीक है? देखो, उसके पहले आप ये चीज भी समझ गए जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है, जो कि 1990 के अंदर 1919 के अंदर साइन हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। उसके तहत क्या हुआ था, जर्मनी और इटली ये दोनों जब वर्ल्ड वॉर वन हार गए थे तो इनको काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था, राइट? जब इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया तो एक चीज जो इनको समझ आई कि हम एज अ नेशन ह्यूमिलिएट हुए। मतलब देखो, हम ये नहीं कह सकते कि जर्मनी का एक पर्टिकुलर मिलिट्री कमांडर या फिर इटली का कोई मिलिट्री कमांडर या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमिलिएट हुआ है, रादर जर्मनी एज अ कंट्री, इटली एज अ कंट्री यहां पर ह्यूमिलिएट हुई है। तो जो फासिस्ट लीडर्स यहां पर इमर्ज होते हैं, जैसे कि मुसोलिनी इटली के अंदर और हिटलर जो इमर्ज होते हैं जर्मनी के अंदर, ये लोग बोलते हैं कि देखो, अगर हम ह्यूमिलिएट एज अ कंट्री हुए हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो फोकस है वो भी नेशनल लेवल पे करना चाहिए। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडिविजुअल्स को लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। रादर हम नेशनल फ्रीडम के बारे में बात करें, हम नेशनल लिबर्टी के बारे में बात करें, नेशनल लेवल पे अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के बारे में बात करें। और यही एक्चुअली कंसेप्ट लेकर जो फासिस्ट लीडर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उस चीज को मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम रखूंगा। सुप्रीम मतलब बिल्कुल टॉप पे रखूंगा। मतलब कि फासिस्ट लीडर्स बोलते हैं कि मेरे कोई भी डिसीजन के पीछे हमेशा नेशनल इंटरेस्ट छुपा होगा। मतलब कि मैं कुछ भी करूंगा वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के लिए करूंगा। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी ये लीडर्स हैं, जो फासिस्ट लीडर्स हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज देखो, हमने ओवर द डेज, मतलब पिछले कुछ दिनों में लगातार एक चीज जो डिस्कस किया है कि कोई भी आइडियोलॉजी जब आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसको ये चाहिए होती है कि पीपल उसको एक्सेप्ट करे, यानी कि पीपल का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो कि आके चली गई बिकॉज लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखिए, फासिस्ट जो लीडर्स थे, जो फासिज्म के प्रोपोनेंट्स थे, यहां पर मुसोलिनी एंड हिटलर, ये भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं पीपल हमें एक्सेप्ट करे, ठीक है? तो पीपल को एक्सेप्ट कराने के लिए उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट लेकर आए और उन्होंने बोला कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो देश के लिए कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो नेशन के लिए कर रहा हूं। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने यहां पर जब ज्यूज को मारा तो उसने क्या बोला कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं बट मैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं। मुसोलिनी ने जब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वहां पर मतलब वहां पर डेथ सेंटेंसेस दे दिए, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये सब कुछ मैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं, ये मैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा, राइट? सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली एक डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स है जो कि फासिस्ट लीडर्स यूज करते हैं अपनी आइडियोलॉजीज को प्रपोज करने के लिए या फिर प्रपोन करने के लिए या फिर कोई भी एक्शन लेने के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर कि नेशनल इंटरेस्ट एक डिस्कोर्स है फासिज्म के अंदर, ठीक है? इसलिए वो बोलते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज मोर सुप्रीम देन इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल इक्वालिटी, या फिर इंडिविजुअल के लिए कोई भी अगर हम लॉ बनाते हैं या फिर कोई भी हम वैल्यू सिस्टम बनाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंटरेस्ट को हम यहां पर इंपॉर्टेंस दें। तो मुसोलिनी यहां पर एक कंसेप्ट देते हैं, मुसोलिनी जो है एक स्टेटमेंट देते हैं। मुसोलिनी का कहना यह है, देखिए, मुसोलिनी का कहना यह है कि देयर इज नथिंग अबव नेशन, पहली बात तो, ठीक है? नेशन से ऊपर कुछ नहीं है। सेकंड बोलते हैं देयर इज नथिंग बिफोर नेशन, मतलब नेशन से पहले कुछ नहीं है। और थर्ड चीज वो बोलते हैं देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेशन। तो ये है कंसेप्ट मुसोलिनी का, मतलब कि देयर इज नथिंग अबव नेशन, देयर इज नथिंग बिफोर नेशन एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेशन। ये मुसोलिनी बोलते हैं, मतलब कि ना ही नेशन से ऊपर कुछ है, ना ही नेशन से पहले कुछ है और ना ही नेशन के बाद कुछ है। तो टेक्निकली आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको एक डिस्कोर्स बनाकर मुसोलिनी भी और हिटलर भी दोनों ही अपने एक्चुअली रूल को जस्टिफाई करना चाहते थे, ठीक है? अपने अपने रूल को लोग आगे बढ़ाना चाहते थे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आप इस चीजों के थ्रू समझ गए कि एग्जैक्टली मुसोलिनी और हिटलर की मेन आइडियोलॉजीज क्या थी, किस तरीके से वो लोग चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और फर्दर मोर किस तरीके से वो अपने खुद के रूल को काइंड ऑफ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, आई होप आपको क्वेश्चन याद होगा। क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि जो फासिज्म था इट एक्चुअली रिजेक्टेड लिबरलिज्म, सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट मार्क्सिज्म, और साथ में डेमोक्रेसी को भी उसने रिजेक्ट किया था। सो पॉइंट इज, फासिज्म ने डेमोक्रेसी को क्यों रिजेक्ट किया? तो देखते हैं, इसको समझते हैं। डेमोक्रेसी के रिजेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि फासिस्ट लीडर्स का बोलना यह था कि डेमोक्रेसी जो है एक बहुत ही वीक गवर्नमेंट रेडी करता है।
देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, ठीक है। और जैसा हमने आपको याद होगा कुछ दिन पहले के डिस्कशन में बात की थी कि रूल बाय पीपल का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, मतलब द डिसीजंस विल बी डिलेड। अब अगर डिसीजंस डिलेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक नेशन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प कर नहीं सकते। इसीलिए यहां पर क्या बोला जाता है, देखो फास्टेस्ट लीडर्स को ये पता चलता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लोग धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब जो भी फासिस्ट लीडर थे, जब उन्होंने यूरोप को देखा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को देखा, तो उन्होंने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो ऑल्दो एक अर्ली फॉर्म में है, वो भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहां पर बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट्स बनते हैं, राइट। जैसे यूके के अंदर बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट बन रहे थे स्टार्टिंग में। उसके कारण क्या हो रहा था, कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो बहुत ही वीक था, बहुत ही अनस्टेबल था। मतलब कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो हमेशा किसी तरीके से रूलिंग पार्टी को गिराने के बारे में सोच रही है, राइट। सिमिलरली रूलिंग पार्टी कुछ ना कुछ करके पावर में रहने की कोशिश कर रही है। द पॉइंट इज इन सबका जो इंटरेस्ट है वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर है, मतलब अपनी पावर को संभालने में इनका इंटरेस्ट है। पॉइंट इज नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो उनका ध्यान ही नहीं है, ऐसा मानना था फासिस्ट लीडर्स का। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं है तो किस तरीके से जो हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, हम उसे किस तरीके से बचाएंगे अगर हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर ले तो, राइट। इसलिए फासिस्ट लीडर्स बोलते हैं कि अगर हमें अपने ह्यूमिलेशन का बदला लेना है, अगर हमें अपने ह्यूमिलेशन को अवेंज करना है काइंड ऑफ, तो सबसे पहले चीज तो हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। हम डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर सकते, हम डेमोक्रेसी को काइंड ऑफ आगे लेके नहीं जा सकते, ठीक है। फासिस्ट लीडर्स बोलते हैं कि अगर हमें अपनी कंट्री को और ज्यादा बेटर बनाना है तो पहली चीज तो कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए और सुपीरियर होना चाहिए। सुपीरियर मतलब बेटर होना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज के से, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी को अगर आप देखोगे तो जर्मनी एक कंसेप्ट देता है लेबेनस्ट्रॉम का। लेबेनस्ट्रॉम का सीधा सा मतलब यह है, जर्मनी बोलता है कि इफ दिस इज जर्मनी, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे एक्सपेंड करता रहूंगा। मतलब जितना ज्यादा मेरे पास एरिया रहेगा एक्सपेंड करने को, जितना ज्यादा मेरे पास एरिया रहेगा, उतना ही एज अ स्ट्रॉन्गर मैं नेशन होता जाऊंगा, ठीक है। सो वो बोलता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है पर जिसके बॉर्डर्स जो है काफी ज्यादा वाइड होने चाहिए। तो इसलिए लेबेनस्ट्रॉम का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि वो टेरिटरीज को गेन करना चाहते थे। हिटलर जो है ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को गेन करना चाहते थे। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक करती है, व्हाट वाज द मेन रीजन? द रीजन वाज सिंपल कि पोलैंड को मैं हथिया लेता हूं, पोलैंड मेरे कब्जे के अंदर आ जाएगा एंड उसके बाद वहां से फर्दर प्रोलिफरेट किया जा सकता है। मतलब उसके बाद देखो, मान लो जर्मनी ये है, पोलैंड ये है, तो जर्मनी ने अगर पोलैंड को अपना लिया, मतलब हथिया लिया, तो ये वाला पार्ट अब जर्मनी का पार्ट हो गया। देन वो आगे वॉर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट इज जर्मनी यहां पर लेबेनस्ट्रॉम का कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे। मतलब वो धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को बेसिकली काइंड ऑफ एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एज अ मिलिट्री पावर, एज अ बेसिकली टेरिटोरियल पावर, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होती रहे, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि डेमोक्रेसी को क्यों फासिस्ट लीडर्स फॉलो नहीं कर रहे थे, क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक और समझते हैं, देखो फासिज्म जो था वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को भी फॉलो नहीं करता था, कम्युनिज्म को भी एक्सेप्ट नहीं करता था, राइट। जो हिटलर एंड मुसोलिनी जैसे लीडर्स थे, जो फासिस्ट लीडर्स थे, वो बोलते थे कि कम्युनिज्म बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? देखो कम्युनिज्म का मतलब क्या है, कम्युनिज्म बोलता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जितने भी आपके पास पावर है, इन सबको कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। सो अगर मैं हर चीज को कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये पावर एक्चुअली जा किसके पास रही है, रिसोर्सेस जा किसके पास रहे, पीपल के पास, ठीक है। बट अगर पीपल के पास जा रहे हैं तो फिर से बात कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी वाली हो गई ना, कि हर एक जो एक्शंस होंगे दे विल बी डिलेड, राइट। काफी डिलेड एक्शंस होंगे। तो पॉइंट इज जल्दी एक्शंस लिए नहीं जा पाएंगे, और अगर जल्दी एक्शंस लिए नहीं जा पाएंगे तो एज अ नेशन जर्मनी या फिर इटली जो है वो स्ट्रांग कैसे होगा, राइट। तो इसीलिए हिटलर और मुसोलिनी का बोलना ये है कि अगर हमें अपने एज अ कंट्री को डेवलप करना है, आगे लेके जाना है, पावर्स को एक्सपेंड करना है, टेरिटरीज को एक्सपेंड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पावर का कंसंट्रेशन होना चाहिए, पावर कंसंट्रेशन, ताकि एक स्ट्रॉन्गर लीडर हो, वो पूरी की पूरी कंट्री के बिहाफ पे डिसीजंस ले और वो डिसीजंस काफी स्ट्रांग हो। साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होनी चाहिए, जिसे इस फासिज्म के टर्म में जुनता कहा जाता है, जुनता, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो आई होप आप समझ गए कि कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है ये भी फासिज्म को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी कम्युनिटी के बीच में अगर रिसोर्सेस हमने डिवाइड कर ली तो काइंड ऑफ हमारे पास वो सेंट्रलाइज लीडरशिप रहा ही नहीं, मतलब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले नहीं सकते हैं। और इसी चीज को एक्चुअली जस्टिफाई करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए जो मुसोलिनी और जो हिटलर थे, इन दोनों ने कम्युनिटी को कोई भी पावर्स नहीं दी थी, रादर सारी की सारी पावर्स उन्होंने अपने ही हैंड्स के अंदर कंसंट्रेट करके रखी हुई थी। मतलब इट वॉज द पावर ऑफ वन मैन, सिंपल वर्ड्स में पावर ऑफ वन मैन, नॉट इवन अ ग्रुप का भी पावर नहीं था, इट वॉज जस्ट पावर ऑफ वन मैन। जर्मनी के अंदर द ऑल पावरफुल वॉज जस्ट हिटलर, इटली के अंदर ऑल पावरफुल था, इट वॉज जस्ट मुसोलिनी,
राइट। देयर वाज नो ग्रुप जिस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मिलकर ये डिसीजंस लेते थे। देयर वाज नो ग्रुप जिसके साथ मिलकर मुसोलिनी जो थे वो डिसीजंस लेते थे। सिंपल वर्ड्स में ये लोग अपने डिसीजंस खुद लेते थे, मतलब इट वाज अ पावर ऑफ वन मैन। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए कि ना ही डेमोक्रेसी जिसके अंदर पावर्स जो है वो काइंड ऑफ पीपल के पास जाती हैं, और ना ही कम्युनिज्म जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो पीपल के पास जाते हैं, दोनों ही फासिज्म को एक्सेप्टेबल नहीं थे। फासिज्म के अकॉर्डिंग पावर भी और सारे के सारे रिसोर्सेज भी एक सिंगल स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन के पास होना चाहिए, जो कि सारे डिसीजंस का सही इस्तेमाल कर सके और स्ट्रॉन्गर डिसीजंस जल्दी से जल्दी ले सके। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो देखिए, ऊपर हमने जितने भी अलग अलग चीजों को डिस्कस की, फासिज्म के अलग अलग वैल्यू सिस्टम को, बिलीव्स को हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको उससे एक चीज पता चला होगा कि फासिज्म के अंदर हम एक सिंपल आइडियोलॉजी को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि फासिज्म इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को है, इस चीज को हम नहीं कर सकते, राइट। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, व्हाट इज इट? इट इज अ हॉज पॉज ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, मतलब बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी को एक साथ फॉलो करता है। सो बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो बोलते हैं कि जो फासिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो बहुत ही यूनिक है और साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इसकी कोई फिक्स्ड सेट ऑफ आइडियोलॉजी है ही नहीं, राइट। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि ये जो फासिज्म है वो काइंड ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहा जा सकता है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म मतलब कि देखो, मुसोलिनी जब थे, मुसोलिनी के टाइम में कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है कि इटली को ह्यूमिलेट किया जाता है, उसके कारण अचानक से एक पर्टिकुलर पर्सन राइज होता है, यानी कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिलते ही अपने आप को राइज करते हैं और एज अ डिक्टेटर पावर सेंटर के ऊपर बैठ जाते हैं। सेम काम यहाँ पर हिटलर के साथ होता है। हिटलर जो थे वो स्टार्टिंग में एक्चुअली ही वाज जस्ट अ सोल्जर, बट जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ही एक्चुअली मेड द मोस्ट ऑफ दोस दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एंड बिकेम डिक्टेटर, राइट। सो इसे हम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कह सकते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिली और उसने सारे के सारे पावर को कंसंट्रेट कर दिया अपने हैंड्स के अंदर, राइट। तो आप सिंपल बात समझ सकते हो कि जितने भी अलग अलग स्कॉलर्स हैं, जितने भी अलग अलग थिंकर्स हैं जो कि फासिज्म को स्टडी करते हैं, उन सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है। मतलब कि वो लोग साथ में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पर पहुंच ही नहीं पाते। उनका सबका मानना यह है कि देखो, फासिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब देयर इज अ स्कॉलर कॉल्ड एज यान केरशॉ नाम के एक पर्सन है। वो बोलते हैं कि अगर मुझे फासिज्म को डिफाइन करना है ना, तो इट इज लाइक इट इज लाइक बेसिकली ट्राइंग टू नेल अ जेली इन वॉल, राइट। जली आपने देखा है, स्पंजी टाइप थिंग होती है। तो स्पंजी चीज को क्या आप कभी वॉल के अंदर नेल कर सकते हो, जिस तरीके से आप एक नेल को नेल कर सकते हो, राइट? नहीं कर सकते, राइट? तो इयान केरशॉ यही बोलते हैं कि अलग अलग जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होगी। तो अगर हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं, राइट? तो यही शो करता है कि एक्चुअली फासिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर एक कॉमन जो डेफिनेशन है वो अभी तक फासिज्म का नहीं हो पाया है, राइट? लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो फासिस्ट स्कॉलर्स हैं, वो जो फासिस्ट बेसिकली लीडर्स होते हैं, जैसे कि मुसोलिनी हो गया, हिटलर हो गया, वो लोग ना ही एथिक्स को फॉलो करते हैं, ना ही वैल्यूज को, ना ही वो लोग मोरालिटी को फॉलो करते हैं। ध्यान से सोचिए, पॉलिटिकल साइंस का मेन एम क्या था? पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग यही तो था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स ये सब प्रोवाइड करने हैं एक एथिकल तरीके से, और बेसिकली वैल्यूज के साथ और मोरालिटी के साथ किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को डिक्टेट करना है, उनको आगे लेके जाना है। बट द पॉइंट इज, फासिज्म के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट ही नहीं है। तो किस तरीके से आफ्टर ऑल हम इसको डिफाइन करें, किस तरीके से हम इन चीज को एक्चुअली आगे बढ़ाने की कोशिश करें, राइट? बिकॉज फासिज्म तो डायरेक्टली बोलता है कि इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं, राइट? और इंडिविजुअल की जो भी आइडेंटिटीज हैं, उन सबको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सब्ज्यूम कर दो, मतलब उन सबको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर रख दो। सो अगर इस चीज को हम फॉलो करते हुए चले, तो इंडिविजुअल्स की वैल्यू सिस्टम, इंडिविजुअल्स की मोरालिटी, इनकी इंपॉर्टेंस तो फासिज्म के लिए हुई नहीं ना, ठीक है? सो आई होप आप इस चीज को समझ गए, आई होप आप ये प्रॉपर्ली समझ गए कि जो फासिज्म है उसका ओरिजिनेशन कैसे होता है, फासिज्म की जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है वो किस तरीके से प्रोलिफरेट हुई, किस तरीके से आगे बढ़ी, राइट? आई होप आप इन सब चीजों को समझ गए, जिस हर चीज को हमने यहाँ पर काइंड ऑफ डिस्कस करने की कोशिश की। अब देखो, जब हमें ये बता रहे हैं कि फासिज्म जो है वो एक हॉज पॉज ऑफ आइडियोलॉजीज है, बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजी को कंबाइन करके बना हुआ है, बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट में बना हुआ है, बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज को काइंड ऑफ रिजेक्ट करके बना हुआ है। तो हमें यह भी बताना होगा कि कौन कौन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि इसके बारे में क्या बोलते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है लास्की, हेरोल्ड जे लास्की। लास्की बोलते हैं कि जो काइंड ऑफ फासिज्म है ना, वो एक कैपिटलिज्म को बचाने के लिए, कैपिटलिज्म को डिफेंड करने के लिए एक बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट है। मतलब कि सारी की सारी पावर्स एक सिंगल पर्सन के पास दे दो, फिर वो जैसा चाहे वैसा मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, राइट? सो काइंड ऑफ ये कैपिटलिज्म को बचाने का एक तरीका है, ऐसा लास्की कहते हैं, राइट? फिर सिमिलरली एक दूसरी स्कॉलर आती हैं, हैना आरेंट, राइट? हैना आरेंट बोलती हैं कि देखो,
एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, जैसे आपको याद होगा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का जो कंसेप्ट है, वो आप समझ सकते हो, वो आप रिलेट कर सकते हो हैना अरेंड से। हैना अरेंड कहती है कि एक पर्टिकुलर नेशन में मान लो पॉलिटिकली कंफ्यूजन का टाइम चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकली कंफ्यूजन का टाइम चल रहा है, ठीक है, और सोशली भी मान लो कंफ्यूजन का टाइम चल रहा है। मतलब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली तीनों ही स्फेयर्स में कंट्री काफी वीक चल रही है। अचानक से कोई ऐसा पॉपुलर लीडर अगर राइज हो जाए जो कि लोगों को ये बोले कि मैं तुम्हें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली तीनों ही तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूं, तो वही तो काइंड ऑफ फासिज्म है ना, राइट, यही तो है फासिज्म। और इसी चीज को हैना अरेंट इस तरीके से जस्टिफाई करती है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। फिर थर्ड एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम एरिक फ्रॉम का देखो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। एरिक फ्रॉम बोलते हैं कि जो पीपल है, जो कॉमन पीपल है, वो लोग उन्हें उन्हें एक फियर ऑफ फ्रीडम है, फियर ऑफ फ्रीडम है, मतलब कि लोग फ्री रह ही नहीं सकते। मतलब फ्रॉम का कहना है, एरिक फ्रॉम का कहना यह है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को फ्री कर दूंगा ना, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं किसी पावरफुल पर्सन के पास जाएगा और बोलेगा कि तुम मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। मतलब पावरफुल पर्सन जो है वो फ्री रह ही नहीं सकता, वो मतलब उसे हम जितनी मर्जी फ्रीडम दे दे, लिबर्टी दे दे, बट वो अपने आप को फ्री तभी महसूस करता है जब कोई पावरफुल पर्सन उसे सिक्योर मतलब फील कराए। यही चीज यहाँ पर जर्मनी और इटली के अंदर हुआ कि जो लोग थे उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी के अंदर काइंड ऑफ एक ऐसा पावरफुल पर्सन देखा जो कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता था, जो उन्हें काइंड ऑफ सेफ रख सकता था, इसलिए उन्होंने उन सबको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हिटलर और मुसोलिनी का रूल जो था वो काइंड ऑफ जस्टिफाई हो गया अपने अपने कंट्री के अंदर, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। फासिज्म का इंक्रीज होना, फासिज्म का एक्चुअली डेवलप होना, ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड करती थी कि क्या पीपल उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बट लार्जर सेंस में पीपल ने एक्चुअली उसे एक्सेप्ट किया था। और एरिक फ्रॉम का जो काइंड ऑफ कंसेप्ट था कि पीपल फियर फ्रॉम फ्रीडम, वो एक्चुअली काइंड ऑफ बिल्कुल सही जगह पर बैठा था, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर आंसर को एंड कैसे करना है। देखो, अब जब इसको आप एंड करोगे तो आप बताओगे कि वर्ल्ड वॉर टू जब फिनिश हुआ तो जर्मनी भी गई, और मतलब जर्मनी में जो हिटलर थे वो भी गए, और जो इटली में जो मुसोलिनी थी उससे पहले वो ऑलरेडी जा चुके थे। मतलब कि जो फासिस्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो दोनों ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद नहीं थे। मतलब फासिज्म जो था काइंड ऑफ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज डैनियल बेल। डैनियल बेल एक स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं कि फासिज्म का जो एंड था इट वाज द एंड ऑफ एन आइडियोलॉजी। मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये आइडियोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हैना अरेंट की बात करेंगे जिसके बारे में हमने समझा था, तो हैना अरेंट जो है वो ये बोलती हैं कि जो फासिज्म था वो 20th सेंचुरी के लिए काइंड ऑफ पैथोलॉजन था। मतलब सिंपल वर्ड में समझो, पैथोजन था। पैथोजन मतलब एक टाइप का डिजीज था, ठीक है, डिजीज था जो कि फैल गया था। अच्छा वो हट गया। इसको हटाने के लिए हैना अरेंट जो है रिपब्लिकनिज्म का कंसेप्ट देती है। रिपब्लिकनिज्म का कंसेप्ट जहां पर बोलते हैं हर एक जो सिटीजन है वो एक्टिव होने चाहिए। मतलब सिटीजन शुड बी एक्टिव, ताकि सिटीजन से देख सके कि एक पर्टिकुलर लीडर जो है वो ज्यादा राइज ना करे और फासिज्म को रोका जा सके पहले ही, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। देखो प्लीज कीप इन माइंड, किसी भी तरीके से फासिज्म को जस्टिफाई नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज फासिज्म इज नॉट ऐसा आइडियोलॉजी जो कि हमारी आज की सोसाइटी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम इन सब पे बेस्ड है। तो इनके साथ किसी भी तरीके का जो रिलेशन है वो फासिज्म का पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता, राइट। फासिज्म में जो है इंडिविजुअल लिबर्टी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, फ्रीडम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो पॉइंट बीइंग इस चीज को हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए। इसलिए हमने अपने एंड आंसर के एंड में क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स को बताया कि एज टू व्हाई एंड हाउ जो फासिज्म था वो पूरी तरीके से एंड हो गया, किस तरीके से फासिज्म का जो आइडियोलॉजी था वो पूरी तरीके से एंड हो गया, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ गए। आई होप आप ये समझ गए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना था, कैसे हमें आगे बढ़ना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो काइंड ऑफ गांधीज्म को मार्क्सिज्म के साथ लिंक करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट डिस्पाइट कन्वर्जेंस ऑफ डीप कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ डाउनट्रॉडन, गांधीज्म इज अ रेडिकली डिफरेंट आइडियोलॉजी देन मार्क्सिज्म। एग्जामिन, ठीक है। सो बेसिकली गांधीज्म और मार्क्सिज्म जो है इन दोनों के बीच का एक रिलेशन पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि ऑल्दो जो गांधीज्म और मार्क्सिज्म है वो दोनों ही आइडियोलॉजी अपने आप में काफी सिमिलर है, राइट, बट इसके बावजूद भी काफी डिफरेंट है, राइट। इसी चीज को काइंड ऑफ जस्टिफाई करने को बोला जा रहा है, इसी चीज को बताने के लिए बोला जा रहा है कि किस तरीके से आफ्टर ऑल दोनों ही सिमिलर होते हुए भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज तो हम इसकी सबसे बड़ी चीज को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है कि देखो गांधीज्म हो या फिर मार्क्सिज्म, दोनों ही किस चीज के लिए काम कर रहे थे, दोनों ही पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे थे, राइट। गांधी जी क्या बोलते थे, गांधी जी बोलते थे कि दैट जो वल्नरेबल सेक्शंस है, अनटचेबल्स हैं, सोशल स्टेटा में जो काफी डाउन है, इन सबको अपलिफ्ट करो। मार्क्सिज्म क्या बोलता था कि जो वर्किंग क्लास है, जो कि अभी काफी ज्यादा डिक्लाइंड है, उसको अपलिफ्ट करो।
राइट। तो काइंड ऑफ दोनों ही जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, दोनों इसी चीज के बारे में बात करते थे कि किस तरीके से आफ्टर ऑल हम पीपल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो देखो, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही अपने टाइम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स में से एक है। ठीक है। इसी चीज को आपको ध्यान रखकर इस पर्टिकुलर आंसर को लिखना है। आपको बताना है कि एज टू हाउ इनके आइडियाज कॉन्फ्लिक्टिंग है, साथ ही साथ बहुत सारे आइडियाज इनके म्यूचुअल भी हैं, मतलब बहुत सारे आइडियाज इनके सिमिलर भी हैं। राइट। डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों ही बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक इंडिया में थे और एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर थे, एक जो थे वो काइंड ऑफ नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे थे, दूसरा वायलेंस को फॉलो कर रहे थे, बट इसके बावजूद इनके जो आइडियाज थे काफी सिमिलर एंड डिसिमिलर एट द सेम टाइम थे। ठीक है। सो हमें बात करनी है कि एग्जैक्टली कौन कौन से आइडियाज इनके सिमिलर हैं, कौन कौन से आइडियाज इनके डिसिमिलर हैं। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए तो क्वेश्चन में मेन फोकस किस चीज के ऊपर है कि इनके आइडियाज बेसिकली डिसिमिलर है, मतलब डिफरेंट है। मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे आइडियाज इनके कन्वर्ज कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, बट बेसिकली उनके आइडियाज काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी चीज को काइंड ऑफ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, हमें समझाना है। ठीक है। तो आई होप आप समझिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना था। इंट्रोडक्शन के अंदर आप यही सब चीजें बता सकते हैं, राइट, कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, राइट, दोनों ने अपने अपने टाइम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं, राइट। किस तरीके से जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने के बारे में बात की जाती है, ये सब चीजें आप इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट के अंदर कि एग्जैक्टली बॉडी पार्ट में क्या लिखना है। तो देखिए, बॉडी पार्ट में अगर आप समझो तो एक चीज तो डेफिनेटली क्लियर है, एक सिमिलैरिटी डेफिनेटली क्लियर है कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों इस चीज को मानते थे कि राइट नाउ जो सोसाइटी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रखी है, सोसाइटी के अंदर वैल्यू सिस्टम डिक्लाइन हो रखी है, उसका सबसे बड़ा रीजन है बेसिकली कैपिटलिज्म। ठीक है। कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जिसके अंदर मार्केट को ऑल पावर्स दिए गए हैं, ऑल वाइड पावर्स दिए गए हैं, उस पर्टिकुलर पावर को अगर आप ध्यान में रखो तो यही एक्चुअली वो रीजन है जिसके कारण सोसाइटी काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए। अब देखो, तो दोनों ही ये मानते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सबको हम हटा पाए। ठीक है। तो ये तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों काइंड ऑफ एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे जहां पर वर्कर क्लास या फिर जो पीपल है वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए, उनका सोशल स्टेटस अच्छा हो, उनका सोशल रिकॉग्निशन का जो स्टेटस है वो भी अच्छा हो, राइट। तो ये सब चीजें हो गई यहाँ पर जो सबसे कॉमन चीज हो गई। बट देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी सारी आइडियोलॉजीज हैं, इतने सारे जो काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज हैं, जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज्यादा एवर लास्टिंग है और ज्यादा वो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में इतने सारे सिमिलैरिटीज होने के बावजूद डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहला देखो, हम इसको अलग अलग हेड्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखते हैं स्टेट का रोल, स्टेट का रोल। इसके ऊपर गांधीज्म और मार्क्सिज्म के क्या व्यूज थे। सबसे पहली चीज, मार्क्सिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे, वो स्टेट को किस तरीके से देखते थे। वो देखते थे कि जो स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ क्लास डोमिनेशन। क्लास डोमिनेशन आपको याद होगा, हमने बात की थी। मार्क्सिज्म बोलते हैं कि स्टेट एक्चुअली ऑल पावरफुल नहीं है, स्टेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, बुर्जुआ क्लास कर रही है। तो बुर्जुआ क्लास जो है वो हायर क्लास है, हायर क्लास जो है लोअर क्लास को कंट्रोल करने के लिए काइंड ऑफ स्टेट का यूज करती है। सो यूज करती है इसका मतलब स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट हो गया किस चीज का, क्लास डोमिनेशन का। कौन करता है, बुर्जुआ क्लास करती है, किसके ऊपर करता है, लोअर क्लास के ऊपर करती है, राइट। सो आई होप आप समझ गए कि मार्क्सिस्ट के अनुसार जो स्टेट है वो एक क्लास डोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बुर्जुआ क्लास डोमिनेट करने की कोशिश करती है बाकी सारे के सारे क्लासेस को। बट यहां पर गांधी क्या बोलते हैं, गांधी बोलते हैं कि स्टेट क्या स्टेट को वो क्लास डोमिनेशन का एक पार्ट मानते हैं, नहीं। गांधीज्म का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। गांधीज्म के अंदर बोला जाता है कि स्टेट जो है वो काइंड ऑफ एक सोललेस मशीन है, सोललेस मशीन है, ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल्स का कोर्शन किया जाता है, मतलब कि फोर्सफुली कोई काम करवाया जाता है, राइट। और इसके तहत वो बोलते हैं कि नॉन वायलेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नॉन वायलेंस यहाँ पर एक टाइप का सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन मार्क्स के लिए सॉल्यूशन क्या था, मार्क्स के लिए सॉल्यूशन था वायलेंस, राइट। मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर बुर्जुआ क्लास है उनको ओवरथ्रो करना होगा। ओवरथ्रो करना मतलब उनको हटाना होगा, और ओवरथ्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्किंग क्लास है उनको एक टाइप का रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। और किस तरीके का रेवोल्यूशन, एक वायलेंट रेवोल्यूशन करना होगा, राइट। सो यहाँ पर हमने दो डिफरेंसेस समझ लिए, राइट। दो डिफरेंसेस क्या क्या, रोल ऑफ वायलेंस। तो पहला हमने देखा स्टेट का रोल। स्टेट के रोल में हमने बताया कि गांधी जी थे, जो गांधी जी बोलते हैं कि स्टेट एक सोलेस मशीन है जो कि पीपल का कोर्शन करती है। बट मार्क्सिस्ट के अनुसार जो स्टेट है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन के लिए, जिसे बुर्जुआ क्लास कंट्रोल कर रही है, राइट। सो आई होप आप इतना समझ गए। सो देखो, एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है के.जी. मशरूवाला। के.जी. मशरूवाला, के.जी. मशरूवाला का बोलते हैं गांधीज्म का जो कंसेप्ट है, गांधीज्म इज इक्वल टू कम्युनिज्म माइनस वायलेंस। अब ध्यान से समझिए,
ठीक है, देखो इसी चीज को भी तो गांधी जी और इसमें काइंड ऑफ सिमिलर चीज है। अगर हम वायलेंस और नॉन वायलेंस का कंसेप्ट हटा दें, मार्क्स बोलते हैं कि वायलेंस करना है, गांधी जी बोलते हैं वायलेंस नहीं करना है, राइट। तो ऑलमोस्ट गांधी जी जो है वो काइंड ऑफ कम्युनिज्म थे। कौन सा वाला कम्युनिज्म? मार्क्सिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म माइनस वायलेंस, तो ये गांधी जी का कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब चलिए हम थर्ड पे चलते हैं। हम समझते हैं कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म के अंदर वल्नरेबल सेक्शन के लिए या फिर पुअर जो पीपल है उनके लिए क्या किया गया है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स बोलते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर, ठीक है, दो टाइप के डिफरेंट लोग होते हैं, जैसा हमने बात की थी हैव्स एंड हैव नॉट्स होते हैं, राइट। तो जो हैव नॉट्स है यानी कि जो वर्किंग क्लास है, जैसे सिंपल वर्ड्स में प्रोलिटेरिएट बोला जाता है, प्रोलिटेरिएट। ठीक है, जो ये प्रोलिटेरिएट है यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो पावर को स्नैच करेगी, मतलब छीनेगी। किससे? बुर्जुआ क्लास से। और किस तरीके से छीनेगी? वायलेंटली छीनेगी। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, मतलब जो वर्किंग क्लास है उनकी डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ। ठीक है, ये आइडिया है मार्क्स का। लेकिन गांधी जी का आइडिया क्या है? गांधी जी का ऐसा कोई आइडिया नहीं है। गांधी जी बोलते हैं कि देयर शुड बी कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय का कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, सर्वोदय का मतलब क्या है? सर्व उदय। सर्वोदय को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करो तो सर्व एंड उदय। सर्व का मतलब क्या है? सब, मतलब ऑल। एंड उदय मीन्स व्हाट? राइज, राइट, मतलब सबका राइज। सोसाइटी में सबका राइज, अगर ऑल राइज, तब हम कहेंगे कि इट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, राइट। तो गांधी जी ये नहीं बोलते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास को मार दो, एक क्लास दूसरी क्लास को हटा दो। रादर गांधी जी बोलते हैं कि देयर शुड बी सर्वोदय, मतलब अगर रिच क्लास डेवलप हो रहा है तो साथ में बैकवर्ड क्लास को भी डेवलप करो, राइट, मिडिल क्लास को भी डेवलप करो, सबको डेवलप करो, किसी को भी साथ में पीछे मत छोड़ो। ठीक है, अब देखो मार्क्सिस्ट का यहाँ पर कहना क्या है कि क्यों हम बूर्जो क्लास को हटा रहे हैं? बिकॉज बूर्जो क्लास ने सारा का सारा पावर जो है अपने पास कंसेंट्रेट कर रखा है, सारा का सारा रिसोर्सेस अपने पास कंसेंट्रेट कर रखा है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं इसके बारे में? गांधी जी बोलते हैं कि हो सकता है कि बूर्जो क्लास के पास सारे के सारे रिसोर्सेस कंसेंट्रेटेड हो, लेकिन इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। तो गांधी जी यहाँ पर एक मॉडल देते हैं, ट्रस्टीशिप का मॉडल। सो ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रस्टीशिप का देखो मतलब समझो। ट्रस्टीशिप का सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन हेड होगा, सिंपल वर्ड्स में जो सीईओ होंगे, वो कोई एक पर्सन नहीं होगा, रादर वो क्या होगा? मल्टीपल पर्सन होंगे। सिंपल एक ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट मतलब कि सारा का सारा पैसा ट्रस्ट के पास जाएगा, सारे के सारे पावर जो है वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे, राइट। देखो अभी अगर आपने टाटा ग्रुप के बारे में सुना होगा, टाटा ग्रुप जो है वो इसी ट्रस्टीशिप मॉडल को फॉलो करती है। मतलब टाटा ग्रुप में आपको चेयरमैन तो मिलेंगे बट एक कॉमन ओनर नहीं मिलेगा। देर इज नो कॉमन ओनर का कंसेप्ट टाटा ग्रुप के अंदर। वहां पर एक ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट साथ में मिलकर डिसीजंस लेती है, राइट। देखो सेम चीज से कंसेप्ट यहाँ पर महात्मा गांधी ने दिया। उन्होंने बोला कि अगर रिच क्लास है, उनके पास अगर ज्यादा पैसा है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको जितना पैसा खुद यूज करना है उसको यूज करो, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करो, और जो बाकी पैसा बच जाता है उसको एक ट्रस्ट की तरह आप गरीबों के अंदर बांट दो, गरीबों के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करो, राइट। सो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा भूदान मूवमेंट, जो कि विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। सो विनोबा भावे स्टार्ट करते हैं एक टाइप का भूदान मूवमेंट। सो भूदान को अगर आप समझो, भूदान क्या है? देखो भूदान दो वर्ड से मिलकर बनता है, भू एंड दान। भू मीन्स जियो, मतलब कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मीन्स लैंड, दान मीन्स टू गिफ्ट, गिफ्ट समथिंग। सो ऐसे रिच क्लास, ऐसे जमींदार क्लास जिनके पास ज्यादा लैंड था, उन्होंने क्या किया? लैंड को गिफ्ट करना स्टार्ट किया अपने लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास। वल्नरेबल सेक्शन को उन्होंने लैंड वगैरह देना स्टार्ट किया। तो यही कंसेप्ट एक्चुअली ट्रस्टीशिप का। तो मार्क्स जो एक तरफ बोलते हैं कि वर्किंग क्लास को क्या करना चाहिए कि बुर्जुआ क्लास को वायलेंटली हटा दो, उनको मतलब उनको पावर से हटा दो और खुद पावर में आ जाओ। बट गांधी जी बोलते हैं पावर का जो पावर गेम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। काइंड ऑफ आपको सर्वोदय और ट्रस्टीशिप का मॉडल यूज करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो क्लास के बारे में वो क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो दोनों ही क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो दोनों ही बोलते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स जो है, मार्क्स बोलते हैं कि क्लास को मैं एक यूज करूंगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब कि जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको मैं यूज करूंगा कि किस तरीके से उनको मैं अपलिफ्ट करूं, मतलब और उनसे रेवोल्यूशन करवाऊं, राइट। बट गांधी जी ऐसा कुछ नहीं बोलते। गांधी जी बोलते हैं जिसको जो काम दिया गया है वो अपना काम करो। तो वो क्लास को जो कंसेप्ट है उसको डिवीजन ऑफ लेबर के साथ वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं गांधी जी। गांधी जी बोलते हैं कि हर एक जो अलग अलग क्लासेस हैं उसको आप सिंपली डिवीजन ऑफ लेबर की तरह यूज करो। कि मान लो देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी गुड शू मेकर्स, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को यूज करो, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को यूज करके आप अच्छे शूज बनाओ और आप अपना जो फैमिली बिजनेस है उस चीज के अंदर प्रमोट करो।
सिमिलरली देयर इज अ पर्सन, मान लो हु इज बहुत अच्छा शेफ है, तो आप उस चीज के अंदर अपने आप को प्रोलिफरेट कर सकते हो, राइट। तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी इस चीज के बारे में नहीं बात करते कि अगर एक पर्टिकुलर शू मेकर है तो वो जाकर पावर को कैप्चर कर ले, दैट इज नॉट ट्रू, राइट। वो चीज बिल्कुल सही नहीं होगी। इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर एक पर्टिकुलर काम बहुत अच्छे तरीके से आता है तो वो काम यही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। कोई और आके फिर शू बनाएगा तो वो शायद उतने अच्छे ना बना पाए जितने अच्छे ये बना पाए, राइट। तो इस तरीके से गांधी जी बोलते हैं कि क्लास डोमिनेशन का कंसेप्ट यहां पर नहीं होना चाहिए, रादर क्लास के अंदर डिवीजन ऑफ सोसाइटी का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिलीजन के ऊपर क्या बोलते हैं दोनों। तो सबसे पहले मार्क्स जो है, मार्क्स बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो मासेस के लिए ओपीएम का काम करती है। ओपीएम मतलब नशा, ठीक है, नशा यानी कि ड्रग का काम करती है। तो मार्क्स बोलते हैं कि जब तक रिलीजन रहेगा ना तब तक ये लोग जो हैं वो लोग कुछ रेवोल्यूशन वगैरह मतलब कर नहीं पाएंगे, बिकॉज रिलीजन कहीं ना कहीं उनको रोक देता है, राइट। तो मार्क्स के लिए रिलीजन इज नॉट अ गुड थिंग। वो बोलते थे कि रिलीजन एक सोशल इवल है, ठीक है, जो कि आपको अपने स्फीयर में आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसा मार्क्स बोलते थे। बट गांधी जी का क्लास यहाँ पर डिफरेंट था। गांधी जी एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे, ठीक है, बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। आपको याद होगा गांधी जी का मेन कंसेप्ट क्या था? ग्राम स्वराज बनाना। ग्राम स्वराज, ग्राम का मतलब होता है गांव यानी कि विलेज। स्वराज में दो वर्ड्स हैं, स्व एंड राज। स्व का मतलब होता है सेल्फ, राज का मतलब होता है रूल। सो विलेज लेवल पे सेल्फ रूल करना। सो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है बेसिकली विलेज लेवल पे सेल्फ रूल करना, ठीक है। इसी चीज को गांधीज्म बोलते हैं कि देखो अगर विलेज लेवल पे सेल्फ रूल करना है तो उसके कोई आइडियल स्टेट क्या होगा? आइडियल स्टेट वो बोलते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य, राम राज्य क्या था? जिस तरीके से जो लॉर्ड राम हैं, भगवान राम जो थे, उन पर्टिकुलर टाइम में जब वो राज किया करते थे, जब वो यहाँ पर थे, उस टाइम की सोसाइटी जिस तरीके से थी, सोसाइटी बहुत ही जस्ट थी, सोसाइटी फेयर थी, सोसाइटी इक्वल थी, राइट। सोसाइटी सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती थी, राइट। तो इन सब चीजों को फिर से एक बार प्रोलिफरेट करना है, फिर से एक बार काइंड ऑफ शो करना है हमारी खुद की सोसाइटी के अंदर। तो गांधी जी बोलते हैं जो हमारा विलेज का जो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप राम राज्य के साथ कनेक्ट करो, राइट। राम राज्य के साथ उसको शो करो, सेम टाइप की सोसाइटी को फिर से एक बार क्रिएट करने की कोशिश करो, राइट। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं कि गांधी जी जो है वो रिलीजन को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देते थे। साथ ही साथ गांधी जी ये बोलते हैं कि अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन होना चाहिए। बिकॉज अगर पॉलिटिक्स के अंदर मतलब पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपने धर्म नहीं अपनाया तो काइंड ऑफ आप एक टाइप का करप्शन कर रहे हो अपने रिलीजन के साथ में, अपने पॉलिटिक्स के साथ में, राइट। तो ये भी गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी बेसिकली एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे जो कि इन सब चीजों को आगे लेके जाना चाहते थे। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अब देखो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में किस तरीके से हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वैसे वैसे वर्किंग क्लास के जो प्रॉब्लम्स है वो काइंड ऑफ कम होती है। बिकॉज पहले वर्किंग क्लास को मैनुअल लेबर करना पड़ता था, राइट। काफी ऐसी जगहों पर लेबर करना पड़ता था जहां पर एक ह्यूमन कंडीशन नहीं हुआ करती थी। तो जब मशीन्स आए तो मशीन्स ने काम करना स्टार्ट किया तो वर्किंग क्लास के लिए बेटर हुआ, राइट। सो मार्क्स बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो एक टाइप का लिबरेटिंग फोर्स है। लिबरेटिंग फोर्स मतलब कि उसने वर्किंग क्लास को लिबरेट करने में हेल्प किया है, फ्रीडम प्रोवाइड करने में हेल्प किया है। बट अगर हम गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी का कंसेप्ट यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। गांधी जी बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी आने के कारण लोगों की जॉब छिन गई, राइट, लोगों की जॉब छिन गई। तो गांधी जी यहाँ पर दो कंसेप्ट देते हैं कि दो चीजें होती हैं। पहला होता है मास प्रोडक्शन और दूसरा होता है प्रोडक्शन बाय मास। इन दोनों को समझो। पहला होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब कि मुझे कोई अगर एक चीज बनानी है तो उसको मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाऊं। मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक पेन बनाना है, ठीक है, मुझे अगर पेन बनाना है तो इस पेन को अगर मुझे एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो क्या मैं इसको ह्यूमन से बनवाऊंगा या फिर क्या मैं उसको मशीन से बनाऊंगा, राइट। अगर मैं मशीन से बनवाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा बिकॉज मुझे बेटर क्वालिटी भी मिलेगी और ज्यादा नंबर्स भी मिलेंगे। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को मैं इंश्योर कर सकता हूँ। लेकिन इस चीज को अगर आप ध्यान से समझो तो मशीन से मैं ज्यादा क्वांटिटी बनवाने के चक्कर में लोगों को तो जॉब से निकाल दूंगा बिकॉज देखो ह्यूमन की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो ह्यूमंस थे वो जॉबलेस हो गए। तो इसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। सेकंड होता है प्रोडक्शन बाय मास, मतलब यहां पर जो प्रोडक्शन कौन करेगा? मास करेंगे, मतलब पीपल करेंगे, मतलब पीपल खुद ही चीजों को बनाएंगे। तो गांधी जी जो थे वो प्रोडक्शन बाय मास के ऊपर कंसेप्ट में मतलब बिलीव करते थे, मास प्रोडक्शन के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि जो टेक्नोलॉजी वाला कंसेप्ट है वो गांधी जी को उतना ज्यादा भाता नहीं था। गांधी जी बोलते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, रादर प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों ही स्कॉलर के क्या थॉट्स थे कि आफ्टर रेवोल्यूशन क्या होगा। मतलब कि मार्क्सिज्म के लिए जब वो रेवोल्यूशन आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, और गांधी जी के लिए जब हर एक पर्सन नॉन वायलेंस को अपना लेगा तो वो भी तो एक टाइप से रेवोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली पीसफुल रेवोल्यूशन होगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों चीजों को समझते हैं। तो मार्क्स बोलते हैं कि जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो स्टेट खत्म हो जाएगा।
मतलब स्टेट की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, बिकॉज जो वर्किंग क्लास है वही अपने लिए कोई नया एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट बना लेगा अपने आप को रूल आउट करने के लिए, राइट। बट गांधीज्म का कहना क्या है? गांधी जी बोलते हैं कि जब हर एक पर्सन अपने अंदर नॉन वायलेंस को अपना लेगा, नॉन वायलेंस जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरह जब एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हर एक पर्सन अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। वंस अगेन स्टेट की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बिकॉज स्टेट का भी काम क्या है? आपको रेगुलेट करना। तो अगर आप खुद को सेल्फ रेगुलेट कर पाएंगे, आप नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो काइंड ऑफ स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट गांधी जी बोलते हैं कि स्टेट को पूरी तरीके से हटाना भी नहीं है, स्टेट को एक रिडंडेंट रिडंडेंट स्फीयर में जाके छोड़ देना है, मतलब कि जहां पर उनका ज्यादा कोई रोल है नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा, नहीं तो तब तक के लिए स्टेट को इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ दो, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, दोनों ही स्कॉलर्स फ्यूचर सोसाइटी के बारे में क्या बोलते थे, कि फ्यूचर सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए, राइट। अब देखो, मार्क्सिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि फ्यूचर सोसाइटी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि जिस पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी है उसको उतनी मिल, और जितनी उसकी नीड्स है उसको उतना मिल जाए, ही गेट्स दैट थिंग, मतलब जितनी उसकी कैपेबिलिटी है और जितनी उसकी नीड्स है उतना उस पर्सन को मिल जाए। बट गांधी जी यहां पर क्या बोलते हैं? देखो, गांधी जी बोलते हैं कि आपको जितनी जरूरत है, जो आपकी नीड्स है उतना लो, बट ग्रीड का कंसेप्ट यहां पर मत लेकर आओ। ग्रीड का कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्यूचर सोसाइटी के अंदर वो बोलते हैं कि हर एक पर्सन के पास एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की होती है कि वो आज के टाइम में रिसोर्सेज को तो यूज करे, बट साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को भी बचाए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आ रही हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है हमारे बाद, वो लोग भी उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज कर सके। सो क्या आप समझ सकते हैं कि गांधी जी उस पर्टिकुलर टाइम में सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इसके बारे में बात कर रहे थे। सो इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो आप इस चीज से भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। देखो, फाइनली आप यहां पर इस पर्टिकुलर जो डिफरेंसेस हम बता रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप एक और बता सकते हो। आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट के लिए हैव्स, हैव नॉट, ये सब क्लास डिवीजन था, राइट। जहां पर हैव्स थे वो ऑपरेसर्स थे, हैव नॉट जो थे वो काइंड ऑफ उनका ऑपरेशन होता था। उसके कारण जो दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट थे वो कभी भी काइंड ऑफ सिमिलर नहीं हो सकते थे। बट गांधी जी का बोलना यह है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्क है, अलग अलग तरीके जो है काम करने के, राइट, वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो, सोसाइटी के अंदर अगर एक रूलर इंपॉर्टेंट है जो कि रूल कर रहा है, या फिर एक गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है जो कि इंपॉर्टेंट लॉज बना रही है, तो साथ में एक शू मेकर भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो शूज बना रहा है, राइट। साथ ही साथ मान लो एक मैनुअल लेबर है, मान लो एक डेली वेज लेबर है, जस्ट सपोज हु इज जस्ट सपोज क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, तो वो भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, मतलब स्ट्रीट्स को क्लीन करने वाला जो पर्सन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे आसपास की सोसाइटी को साफ रखने में हमारी हेल्प कर रहा है। देखो, अगर मान लो ये पर्सन साफ नहीं रखेगा, तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट अच्छे रूल्स किस तरीके से बना पाएगी, राइट। कितनी ज्यादा आसपास में गंदगी हो जाएगी। तो आई होप आप समझ रहे हैं, गांधी जी के लिए हर एक जो वो है, हर एक वर्क जो है दैट वाज इक्वल, मतलब हर काम इक्वल है, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, हर काम यहाँ पर इक्वल है। तो अगर आप देखो, तो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर कुछ कर रही है, उनको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है गांधी जी के द्वारा, उनको भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है गांधी जी के द्वारा, उनको और ज्यादा अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने समझा कि आफ्टर ऑल किस तरीके से मार्क्सिज्म और गांधीज्म में मेन डिफरेंसेस क्या है। फाइनली आप ये बात कर सकते हैं कि आपको इस आंसर को एंड कैसे करना है, ठीक है, कंक्लूड कैसे करना है। तो आप यहां बता सकते हैं कि किस तरीके से मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने अपने स्फीयर्स में। और देखो, अभी का जो टाइम है वो बहुत ही इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। आप जानते हो, एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आया था, उसके तहत हम अभी सबसे ज्यादा इनइक्वल स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अभी हमारा वर्ल्ड जो है सबसे ज्यादा अनइक्वल है, मतलब हम मेल फीमेल के अंदर बेसिकली अनइक्वालिटी का कंसेप्ट है। बेसिकली क्लास के बेसिस में काफी ज्यादा अपर क्लास लोअर क्लास का है, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी है। द पॉइंट इज इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, और आप देखते हैं कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों ही कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। सो प्रेजेंट टाइम में नीड्स ये नहीं है कि हम या तो मार्क्सिज्म को फॉलो करें या फिर गांधीज्म को, रादर दोनों की जो अच्छी चीजें हैं, दोनों को कन्वर्ज करके, दोनों की जो बेस्ट ऑफ बोथ है, इनको आप यूज कर सकते हैं, इनको आप आज की सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो आज की सोसाइटी है वहां पर ये वैल्यू सिस्टम और ज्यादा अपलिफ्ट हो, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनका जो वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, जो उनके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वो सब अभी से ही हम एक स्ट्रॉन्गर कंसेप्ट को दे सके, हम एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन उनको बेसिकली प्रोवाइड कर सके। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, राइट। आई होप आप दोनों ही क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया आज, दोनों ही आपको क्लियर हो गए, दोनों ही चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।